हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था यानी मंत्री परिषद के संदर्भ में, आज हम इस क्लास में बड़े ही बेहतरीन ढंग से यानी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप यार इससे पहले वाली क्लास मंत्री परिषद से रिलेटेड, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा सहजता महसूस होगी इस क्लास को समझने में। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत टॉपिक हमारा बच जाता है इसी मंत्री परिषद के संदर्भ में, तो उसी को आज हम पुनः कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर बनाया जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो हमारा चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप क्लास को भरपूर आनंद के साथ में और मस्ती के साथ में एंजॉय कीजिएगा और हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने वाले हैं इसी मंत्री परिषद के संदर्भ में। ठीक है, तो आज जो हमारी बात होगी वो हम पुनः बात करेंगे काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, उसी को आज हम पूर्णतः कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से कि इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा और आई होप आप लोग जहां भी होंगे यार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और आप लोग क्लास का भरपूर आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि मंत्री परिषद के संदर्भ में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने किस प्रकार की चर्चा हमारी की थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि ये जो मंत्री परिषद है यानी हम भाग 5 का अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसमें से इसमें संघ की चर्चा बोली गई है और संघ में हम लोग अध्ययन कर रहे थे किसका, संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे और इसी कार्यपालिका के अंतर्गत हम मंत्री परिषद का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन ढंग से कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के माध्यम से इस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे भी और अपनी एक ऐसी बौद्धिक क्षमता विकसित करेंगे जिससे कि अगर मेंस में भी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनाया जाता है तो वो प्रश्न हमारा जाना नहीं चाहिए। फिलहाल में अपनी एक बौद्धिक क्षमता विकसित करना बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, तभी हम अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अपने माध्यम से। ठीक है, देखते हैं इसी में संघ की कार्यपालिका में हम लोगों ने जो जिक्र किया था इससे पहले की क्लास में, वो जिक्र किया था हमने अनुच्छेद 74 की और 75 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 74 में हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, किसके लिए, सलाह के लिए एवं सहयोग के लिए एक हमारी क्या की जाएगी, मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री परिषद की व्यवस्था हमारी की जाएगी। इसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत और इसके माध्यम से एक बात और बोली गई इसी अनुच्छेद में कि इसी मंत्री परिषद का जो हेड होगा अर्थात जो चीफ होगा उसी को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री की चर्चा भी किस अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है या प्रावधानित किया गया, तो वो हमारा किया गया अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। और मंत्री परिषद की व्यवस्था किस लिए की गई, तो वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सलाह देने के लिए या उनके सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था हमारे की गई है, ठीक है। और इसी मंत्री परिषद का जो चीफ होगा या जो हेड होगा उसी को हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में इस अनुच्छेद 74 के माध्यम से की थी, ठीक है। इसी के पश्चात में एक आर्टिकल और इसी में हम लोगों ने अध्ययन किया था अनुच्छेद 75 की। किसकी बात की थी, अनुच्छेद 75 की बात की थी, जिसमें ये प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद 75 के माध्यम से, इसमें समूह के मतलब पूरे मंत्रियों को मिला करके पूरे समूह का प्रावधान किया गया, मंत्रियों के समूह का प्रावधान किया गया है। अर्थात ये जो मंत्री परिषद होगी ये पूरे मंत्रियों के समूह को मिला करके एक हमारे मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है। तो इसमें पूरी तरीके से एक प्रकार से बोले तो मंत्रियों का समूह ही मंत्री परिषद कहलाता है, ठीक है। और इसमें अन्य मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। किसका, अन्य मंत्रियों का प्रावधान किया गया, जो कि व्यक्तिगत रूप से एक हमारा सिंगल मंत्री होगा। सिंगल मंत्री कहने से तात्पर्य क्या, सिंगल मंत्री कहने से तात्पर्य यह है कि अन्य मंत्री इसमें इस कारण बोल दिया कि इन सबको छोड़ करके, अर्थात यहाँ पे पूरे के पूरे मंत्री परिषद की बात की गई, यहाँ पे मंत्री परिषद ही है लेकिन उन मंत्रियों को अलग अलग विभाग प्राप्त करवा दिया गया। जैसे हमारा विदेश मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग, शिक्षा मंत्री अलग, स्वास्थ्य मंत्री अलग, इस प्रकार करके यही हमारे अन्य मंत्रियों की चर्चा हमारे व्यक्तिगत रूप से, जिनको सिंगल तौर पे यानी व्यक्तिगत रूप से एक विभाग अलग तरीके से प्राप्त करवा दिया गया है, उसी की चर्चा हमारे अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से अनुच्छेद 75 में इसको समाहित किया है या सजा करके रख दिया बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इतनी भी सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास में, फिलहाल में हम लोगों ने मंत्री परिषद का जिक्र कर दिया था। एक बार फिर से रिवीजन मोड लेते हैं कि मंत्री परिषद में हमारे किस प्रकार के मंत्री आते हैं, जो कि कल हम लोगों ने जिक्र किया था। तो हम लोगों ने जो जिक्र किया था वो इस प्रकार से कुछ जिक्र किया था, यानी इसके पहले की क्लास में कुछ इस प्रकार की बातें हम लोगों ने की थी, ठीक है। किस प्रकार की, कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, मंत्री परिषद हो गया, मंत्री परिषद हो गया, ठीक है, जहां पे मंत्रियों का पूरा समूह बैठता है। एंड इसी के पश्चात में इसमें एक हमारा हेड होता है, इसी मंत्री परिषद का एक हेड होता है जो कि संविधान में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रावधान इसका किया गया है, ठीक है। तो ये एक हमारा जो चीफ होगा ये हमारा कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, या एक तरीके से मुखिया बोल सकते हैं इसी मंत्री परिषद का। और इसमें 4 प्रकार के बेसिकली मंत्री हमारे बैठते हैं। मुख्य रूप से 3 ही मंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 की बात करेंगे। कैसे, एक हमारा ये हो गया, एक देखते जाइएगा, कल की क्लास में इसका जिक्र हम लोगों ने किया था फिलहाल में, लेकिन आज में थोड़ा सा रिवीजन मोड के साथ में शुरू करते हैं क्लास को और आनंद भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला कैटेगरी हुआ ये हुआ कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जो कि ए ग्रेड का मंत्री होता है और ये अपने विभाग का स्वयं में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है।
अपने विभाग के डिसीजन केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही लेता है। ये हमारा सुप्रीम होता है अपने डिपार्टमेंट का या अपने विभाग का। इसको सर्वोच्च भी बोल सकते हैं, इसको सुप्रीम भी बोल सकते हैं, इसको हम पदेन भी बोल सकते हैं, या इसको हम अपने डिपार्टमेंट का या अपने विभाग का मालिक भी बोल सकते हैं। लेकिन पॉलिटी की भाषा में हम मालिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैबिनेट मंत्री हुआ। एंड सेकंड, इसी में जो बी ग्रेड के मंत्री आते हैं वो आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कि बी ग्रेड के मंत्री होते हैं, और ये एक प्रकार से बोले तो हेल्पर के तौर पे कार्य करते हैं। किसके? इसके कैबिनेट मंत्री के, ठीक है। ये भी अपने ही डिपार्टमेंट का एक हमारा मंत्री होता है जो कि हेल्पर के तौर पे कार्य करता है कैबिनेट मंत्री के, ठीक है। यानी जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री उसी विभाग का राज्य मंत्री, और इसी विभाग का राज्य मंत्री इसी विभाग के मतलब कैबिनेट मंत्री को क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रक्षा मंत्रालय है हमारा पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के अंतर्गत एक रक्षा मंत्रालय बनाया गया है। उस रक्षा मंत्रालय के एक हमारे सर्वोच्च मंत्री हैं जिसको हम कैबिनेट मंत्री के नाम से जानते हैं, जो कि इस समय वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। और इसी रक्षा मंत्रालय जी से रिलेटेड पूरे इंडिया में एक विभाग और बनाया गया, राज्य मंत्री के तौर पे एक मंत्रालय और बनाया गया, और यही रक्षा मंत्रालय जो भी को होगा ये इनके नीचे होगा और ये इनको सपोर्ट करेगा। फर्क केवल इतना है कि पूरे के पूरे रक्षा मंत्रालय का जो डिसीजन लेंगे वो कैबिनेट मंत्री ही लेंगे, ये डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल इनकी हेल्प के लिए होते हैं। इसके पश्चात में ये हमारा तीसरी बात देखते हैं। तीसरा मंत्री इसमें कौन होता है? ये होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। एंड इसी में जो लास्ट आता है वो लास्ट आता है उप मंत्री। क्या आता है? उप मंत्री के नाम से जानते हैं। ये उप मंत्री जो होता है ये भी एक प्रकार से हेल्पर के तौर पे कार्य करता है। किसके? ये राज्य मंत्री के हेल्पर के तौर पे कार्य करता है। जिस प्रकार से पूरे इंडिया के लिए किसी एक डिपार्टमेंट के लिए कैबिनेट मंत्री, पूरे इंडिया के लिए किसी एक डिपार्टमेंट के लिए रक्षा मंत्री, पूरे इंडिया के लिए किसी एक डिपार्टमेंट के लिए उसी प्रकार से एक मंत्रालय और बनाया गया जिसको उप मंत्री के नाम से जानते हैं। ये राज्य मंत्रालय के नीचे होता है, ठीक है। इसको भी हमने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड पूरे इंडिया में हमारा जो बनाया गया वो बनाया गया एक कैबिनेट मंत्रालय, उसके एक मंत्रालय बनाया गया कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी। उसी प्रकार से हमारे एक प्रकार से बोले तो उसी पूरे रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड पूरे इंडिया के लिए एक मंत्रालय और बनाया गया जो कि हेल्पर के तौर पे कार्य करेगा, वो होता है हमारा राज्य मंत्री, ठीक है। और उसी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड या उसी रक्षा विभाग से रिलेटेड एक मंत्रालय और बनाया गया जिसको हम उप मंत्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार से इनकी हेल्प के लिए ही होते हैं। ये डी ग्रेड के हमारे मंत्री होते हैं, ठीक है, उप मंत्री। इसको भी हमने पकड़ करके रखना है। और बेसिकली 4 प्रकार का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बेसिकली ऐसा कोई मंत्रालय होता नहीं है, लेकिन ये मंत्रालय इस कारणवश बनाया गया कि कभी कभार बाई चांस में हमारी कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिस कारणवश ये कैबिनेट मंत्री वाला पद खाली हो जाता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के जो भी हमारे सर्वोच्च होंगे या सुप्रीम होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं हमारे, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के। तो बाई चांस राजनाथ सिंह जी ये कैबिनेट मंत्रालय के तौर पे जो मंत्री हैं, ये रक्षा मंत्रालय के तौर पे जो मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी को बाई चांस कहीं जाना पड़ गया तो यार ये तो पद तो खाली हो गया। अब यार ये पद जब खाली हो गया तो हमेशा के लिए ये पद खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस विभाग से रिलेटेड हमको कार्य भी करना है निरंतर पूरे इंडिया में।
इस कारणवश ये पद खाली नहीं रहेगा। इस तरीके की जब भी कोई परिस्थिति अगर होती है कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत, तो जब पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, वो किसी शादी फंक्शन अटेंड करने चले गए, किसी विदेश दौरे पे चले गए, या उनको यार कोई भी प्रकार की बीमारी वगैरह हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कोई भी परिस्थिति में कैबिनेट मंत्रालय का पद खाली हो जाता है, तो उस परिस्थिति में राज्य मंत्री को ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से इसी पद पे बैठा दिया जाता है और वो अपना डिसीजन स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन फिलहाल में ये पद कब तक संभालेंगे? कुछ समय के लिए ही, ठीक है। तो डिसीजन कौन कौन ले सकते हैं? ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री। बाकी ये अन्य मंत्री जो है राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये डिसीजन किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते हैं अपने मंत्रालय से रिलेटेड, केवल और केवल हेल्प कर सकते हैं। डिसीजन लेगा अगर कोई, तो वो हमारा कैबिनेट मंत्रालय ही डिसीजन लेगा अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट करेंगे कि जो भी हमारा व्यक्ति होगा, यानी जितने कैबिनेट मंत्री, जितने डिपार्टमेंट होंगे, उतने हमारे कैबिनेट मंत्री होंगे। डिपार्टमेंट का मतलब शिक्षा मंत्री है तो उसका कैबिनेट मंत्री अलग, स्वास्थ्य मंत्री है उसका कैबिनेट मंत्री अलग, शिक्षा मंत्री है उसका कैबिनेट मंत्री अलग, और इसी प्रकार से कपड़ा मंत्री है या वित्त मंत्री है, तो इस प्रकार से जितने भी मंत्रालय उतने हमारे कैबिनेट मंत्री। और जो हमारे ये कैबिनेट मंत्री होंगे, ये केवल और केवल अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, किसी अन्य विभाग से रिलेटेड ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के मंत्री हमारी इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, और रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो राजनाथ सिंह जी वित्त मंत्रालय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और ना ही निर्मला सीतारमण जी ये रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने कल की थी बड़े ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। ये हमारा होता है। इसी के पश्चात में आज जो हम बात करेंगे क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ये तो हमारी हुई मंत्री परिषद। इसी के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, उसको देखते हैं हम कि मंत्रिमंडल हमारा क्या होता है। फिलहाल में सारी बातों को पकड़ते हुए चलना मेरे, ठीक है, सारी बातों को पकड़ते हुए चलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। इसमें भी हमारा एक सुप्रीम होता है, एक चीफ होता है या एक हेड होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं। यानी चाहे मंत्रिमंडल हो या मंत्रिपरिषद हो, दोनों जगह की अध्यक्षता कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री ही करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जिसकी सरकार होगी वही अध्यक्षता करेगा अपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की, ठीक है। इसके अंतर्गत किन किन मंत्रियों को रखा जाएगा? मेन पॉइंट ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे मंत्री हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले कि लोकसभा में 545 सदस्य हैं हमारे, तो लोकसभा के कुल 15% कुल मिलाकर के लोकसभा का 15% ही सदस्य जो होंगे वो हमारे मंत्री परिषद में होंगे, ठीक है। लोकसभा का 15% सदस्य ही मंत्री परिषद के अंतर्गत आएगा, इससे ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम का, क्योंकि ये ऑलरेडी मंत्री परिषद से छोटा होता है मंत्रिमंडल। इस कारणवश यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया और किसी भी प्रकार का कोई नियम और कानूनों का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे वही मंत्रियों को रखा जाएगा जो मंत्री अपने विभाग से रिलेटेड स्वयं में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंत्री हैं, तो थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो तामझाम हो जाता है, यानी मिक्स टाइप में हो जाता है, गबड़ सबड़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे मंत्री बैठते हैं इस मंत्री परिषद में। तो इसीलिए
एक यार ये व्यवस्था लाई गई संविधान के अंतर्गत या इस राज व्यवस्था के अंतर्गत मंत्री परिषद के संदर्भ में कि जो भी सारा सिस्टम होगा यहाँ पे हम कुछ अच्छे मंत्रियों का चुनाव करेंगे। अच्छे मंत्रियों से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो बैठते थे वो अच्छे नहीं थे क्या, यहाँ पे जो बैठते थे ऑलरेडी वो भी अच्छे हैं, हम उनको खराब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको इस कारणवश ज्यादा अच्छा बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे मंत्री, और हम लोगों ने अध्ययन भी किया कि ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्वयं में स्वतंत्र नहीं है डिसीजन लेने के लिए। तो जिस कारणवश एक व्यवस्था लाई गई मंत्रिमंडल के संदर्भ में और ये बोला गया कि यहाँ हम उस प्रकार के मंत्रियों को रखेंगे जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड या अपने विभाग से रिलेटेड क्या होता है कि एक प्रकार से डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो उस प्रकार के मंत्रियों को हम रखेंगे, बाकी मंत्रियों का हम मंत्रिमंडल में कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो अब यार हमको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे हम किस प्रकार के मंत्रियों को रखेंगे, डिसीजन कौन ले सकता है। यहाँ पे पहली बात किस प्रकार के मंत्री आएंगे इसको देखते चलिएगा। यहाँ पे केवल और केवल दो प्रकार के मंत्री आएंगे। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, क्योंकि ये भी अपने विभाग से रिलेटेड क्या होते हैं, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ये पूरे इंडिया में सर्वोच्च मंत्री होते हैं, इनसे बड़ा कोई भी मंत्री हमारे नहीं होता है। तो एक प्रकार से बोले मेन जो मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्रालय है, ये अपने डिपार्टमेंट का किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है, इसमें प्रधानमंत्री जी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैबिनेट मंत्री। एंड इसी के पश्चात में और कौन डिसीजन लेता है, और डिसीजन हमारे लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि बाई चांस कैबिनेट मंत्रालय का कोई पद अगर खाली हो जाता है तो उस कंडीशन में राज्य मंत्री को ही हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना करके कैबिनेट मंत्रालय में बैठा देते हैं कुछ समय के लिए। तो ये मंत्री भी यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये क्या होते हैं, ये भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जब तक इस पद पे बने हैं। बाकी और कोई हमारा मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं बनती कि जिस कारणवश इन मंत्रियों का चुनाव किया जा सके। ये एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये एक प्रकार से कंडीशनल केस है। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी केस है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मंत्री हमारे ऐसे आते हैं जो कि मंत्रिमंडल को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। और इस मंत्रिमंडल के संदर्भ में ए नोट बना करके लिख लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों का हेड कौन, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में भाग कौन लेता है, यानी ऐसे कौन से मंत्री हैं जो दोनों ही परिषदों में भाग लेते हैं। तो कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि मंत्रिपरिषद में ऐसे कौन कौन से सदस्य आते हैं या ऐसे कौन कौन से मंत्री आते हैं जिनसे मिल करके पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, तो कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री। इसी प्रकार का केस यहां भी बनाते हैं कि ऐसे कौन से मंत्री हैं हमारे जिनको मिला करके एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाती है या एक मंत्रिमंडल पूरा हमारा निर्मित हो जाता है। तो वो है हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मंत्रिमंडल का केस और मंत्रिपरिषद का केस। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा और नोट करेंगे कि कभी कभार क्या होता है, फिलहाल में उसकी चर्चा आगे कर देंगे हम लोग। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे थोड़ी सी बात हम और करते हैं कि यहाँ पे इन मंत्रालयों को छोड़ करके हमारे कुछ मंत्रालय और बनाए गए, कुछ मंत्रालय और बनाए गए हैं। जैसे कि हम लोग एक को सुपर मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, सुपर मंत्रालय क्या होता है या सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। इन मंत्रालयों को छोड़ करके कुछ और अन्य विभाग अर्थात और अन्य मंत्री होते हैं
जो कि उनके लिए एक कैबिनेट और बनाया गया जिसको हम सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। सुपर कैबिनेट होता क्या है तो इसको भी देखते हैं इसी में सुपर कैबिनेट क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि एक इन सारे मंत्रालयों को छोड़ करके एक हमारा मंत्रालय और होता है जिसको हम सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है हमने, सुपर कैबिनेट क्या होता है। सुपर कैबिनेट क्या होता है, इसी के अंतर्गत ही यार हमारा आता है नीति आयोग। क्या आता है, नीति आयोग, या अब इसका नाम जो है नीति आयोग पड़ गया है, वरना इसका पहले जो नाम था वो था योजना आयोग। योजना आयोग ये इसका प्राचीन नाम है अर्थात पुराना नाम है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष हमारे यही प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, और इस नीति आयोग का कार्य क्या होता है, फिलहाल में यार हम लोगों ने अध्ययन किया कि ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनका कार्य होता है केवल और केवल अपने विभाग से रिलेटेड कार्यों को करना और अपने विभाग से रिलेटेड कार्यों को करने के पश्चात में उसका डिसीजन लेना। ठीक है, ये केवल और केवल अपने विभाग से ही रिलेटेड कार्य करेंगे और अपने विभाग से ही रिलेटेड कार्यों को करने के पश्चात में डिसीजन लेंगे, ये होंगे कैबिनेट मंत्री। लेकिन ये जो सुपर कैबिनेट है ये पूरे इंडिया के लिए एक ही हमारा होगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक हमारा कैबिनेट बनाया गया जिसको हम सुपर कैबिनेट के नाम से जानते हैं, और इन दोनों से बड़ा होता है, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से बड़ा हमारा सुपर कैबिनेट होता है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। इसके अंतर्गत ये बोला गया यार नाम से ही इतने बुद्धिजीवी तो आप है ही और हम भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़ते पढ़ते तो यार इतनी बुद्धिजीविता आ ही गई कि हम नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि नीति आयोग अर्थात योजना आयोग जो है ये क्या करती है। ये नीति आयोग या ये जो योजना आयोग है ये पूरे इंडिया के लिए होती है, अर्थात इसके माध्यम से ये किया जाता है कि पूरे इंडिया के अंतर्गत कौन सा कार्य कहां पे करना है, ये नीति आयोग ही योजना बनाती है। ये इस प्रकार की योजना बनाती है कि किस गांव में हमको तालाब बनवाना है, ये इस प्रकार की योजना बनाती है कि किस गांव में हमको सड़कों का निर्माण करना है, ये नीति आयोग इस प्रकार की योजना बनाती है कि हमको किस जिले में यूनिवर्सिटी वगैरह खोलना है, किस जिले में हमको गवर्नमेंट स्कूल बनाना है, किस स्टेट में हमको एयरपोर्ट बनाना है, किस स्टेट में हमको रेलवे स्टेशन बनाना है। तो अर्थात कहने से तात्पर्य यही है कि ये जो सुपर कैबिनेट होगा इसका कार्य होगा योजनाओं का निर्माण करना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपना कार्य कर सकती है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे कौन होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है। और एक हमारे जाने माने अर्थशास्त्री, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान अर्थशास्त्री जिनको हम के संथानम के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जाने माने अर्थशास्त्री हैं हमारे, बहुत ही प्रचंड अर्थशास्त्री जिनको हम के संथानम के नाम से जानते हैं, संथानम के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसी कारणवश इन्होंने इसका नाम सुपर कैबिनेट रखा क्योंकि ये सबसे बड़ा कैबिनेट होता है और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपना कोई भी कार्य कर सकता है और अपनी योजनाओं का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नीति आयोग जो कि सुपर कैबिनेट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक हमारा एक प्रकार से बोले तो कैबिनेट ही बोल सकते हैं या मंत्रालय ही बोल सकते हैं, जिसको हम लोग किचन कैबिनेट से नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इसको छोड़ करके यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट, इन सबको छोड़ करके एक कैबिनेट और होता है, उसको भी याद रखिएगा, किचन कैबिनेट।
नाम से ही हमको अनुमानित हो रहा होगा कि ये हमारा घरेलू कार्य करने के लिए है। किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है यार, ये एक प्रकार से घरेलू कार्यों से रिलेटेड होता है। घरेलू कार्यों से क्या कि वर्तमान में जिसकी भी सरकार होती है किचन कैबिनेट उसी का होता है। ये यार हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा संविधान और हमारी पॉलिटी बोल रही है। फिलहाल में एक प्रकार से बोले तो शायद संविधान में इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किचन कैबिनेट पर। ये संविधान पे एक धब्बा टाइप में है, यानी जिसकी भी सरकार होगी उसी की किचन कैबिनेट होगी, ये निश्चित है। ऐसा हम भी बोलते हैं और ऐसा सभी बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सारे होंगे मंत्री, ये सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन किचन कैबिनेट का तात्पर्य यही है कि जिसकी सरकार उसी का किचन कैबिनेट। तात्पर्य यही है कि किचन कैबिनेट में हमारे जैसे हम लोग एक प्रकार से बोले जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो प्रधानमंत्री जी के जो सगे संबंधी होंगे, उनके जो परिवार के लोग होंगे, वो भी इस भारत देश के जो भी नौकरशाह हैं या जो भी अधिकारी हैं उन पे अपना रोब झाड़ सकते हैं, उन पे अपना दबाव बना सकते हैं। इसी को हम किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार से अब अनुमानित हो गया होगा कि जिसकी सरकार उसी का किचन कैबिनेट। इसी कारणवश कुछ विद्वान लोगों ने ये बोला कि ये संविधान पे एक प्रकार का धब्बा है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। किचन कैबिनेट एक प्रकार से हमारा एक मंत्रालय और होता है या जिसको हम अतिरिक्त प्रभार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अतिरिक्त प्रभार मंत्री, अतिरिक्त प्रभार मंत्री भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार क्या है? अतिरिक्त प्रभार से तात्पर्य यह है कि ऐसे मंत्री या ऐसे कैबिनेट मंत्री जिनको हम एक साथ में दो मंत्रालय लगातार दे दें। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि रक्षा मंत्री के कैबिनेट मंत्री कौन? रक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी, ठीक है। अब राजनाथ सिंह जी को हम रक्षा मंत्रालय भी दे दें और गृह मंत्रालय भी दे दें, लगातार एक ही समय में दो मंत्रालय दे दें, इसी को हम क्या बोलते हैं? अतिरिक्त प्रभार मंत्रालय के नाम से जानते हैं। लेकिन फिलहाल में यार वर्तमान की स्थिति की बात करें तो कुछ हमारे मंत्री ऐसे होते हैं जिनको अच्छा तो लगता है कुछ समय के लिए, फिलहाल में कुछ समय के लिए ही ये होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो होते हैं उनको कई सारे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ गए तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं या कुछ अच्छा कार्य नहीं करते हैं। ऐसा लोगों का कहना है, आम नागरिकों का कहना है, जो कि चार चूतिए बैठ करके पान की घुमटी पे क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का कहना है। बाकी हमारा कहना क्या है? हमारा कहना यही है कि इसके अंतर्गत जो भी है, जैसे प्रधानमंत्री है ना, उनको यार चुनाव की रणनीति भी देखनी है कि आने वाले सालों में हमको चुनाव कैसे जीतना है, तो उसकी भी रणनीति बनानी है क्यों, और उसके पश्चात में हमको विदेश की नीतियों को भी देखना है, अपने देश की भी नीतियों को देखना है। विदेश की नीतियों को नहीं देखेंगे तो दूसरा देश हमारे देश पर अटैक करेगा, ठीक है, आक्रमण करेगा और बड़ा ही तानाशाही वाला सिस्टम होगा। तो दूसरे देशों के साथ में भी अपने संबंध अच्छे बना करके रखने हैं, ठीक है, और अपने देश में जो गतिविधियां हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं। तो इसी कारणवश प्रधानमंत्री जी के पास में उतना समय होता नहीं है फिलहाल में कि छोटी मोटी चीजों पे ध्यान दें, ठीक है। इसी कारणवश उनके जो अपने विश्वसनीय मंत्री हैं या जो एकदम क्लोज टाइप में मंत्री हैं जिन पे वो अधिक विश्वास करते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं कि कभी कभार कोई पद अगर खाली होता है मंत्रिपरिषद का, तो वो लगातार एक मंत्री को दो मंत्रालय दे देते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये मंत्रालय समाप्त होने लगता है या कोई भी मंत्री हमारा ये बोल देता है कि प्रधानमंत्री जी देखिए हमसे एक ही मंत्रालय नहीं मतलब संभल रहा है,
पूरे इंडिया के 2 मंत्रालय अगर दे दिए गए किसी मंत्री को तो वो तो यार परेशान ही हो जाना है। फिलहाल में शिक्षा मंत्रालय भी दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय भी दे दिया गया, तो पूरे इंडिया के अंतर्गत स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सारा सिस्टम होगा उसको भी बंदा हैंडल करेगा, और पूरे इंडिया में शिक्षा से रिलेटेड जो भी सारा माहौल होगा उसको भी हैंडल करेगा। तो बेचारे के ऊपर तो प्रेशर आएगा, क्योंकि यार आजकल एक परिवार आदमी से नहीं संभलता, यहाँ तो पूरा का पूरा देश संभालने की बात की जा रही है। ठीक है, पूरे देश का मंत्रालय संभालने की बात की जा रही है, जहां की जनसंख्या फिलहाल में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में वो मंत्री ये बोल देता है कि देखिए हमसे एक ही मंत्रालय नहीं संभलता, हम दो दो मंत्रालय संभालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, अर्थात हम एक ही मंत्रालय संभालेंगे, 2 मंत्रालय हम नहीं संभाल सकते हैं। तो इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी फिर क्या करते हैं कि वो जो पद खाली हो गया है या जो भी मंत्री परिषद का हमारे पद खाली हो जाता है उसको उठा करके या उस पद को उठा करके या उस पद से रिलेटेड जो भी सारा कार्यभार है उसको उठा करके पीएमओ ऑफिस में भेज दिया जाता है। नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो यहां पे देखते हैं पीएमओ ऑफिस क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उस मंत्रालय से रिलेटेड जो भी सारा कार्यभार है वो दे दिया जाता है पीएमओ ऑफिस में, और इस पीएमओ ऑफिस में अर्थात प्रधानमंत्री के ऑफिस में वेल टैलेंटेड 200 से भी ज्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर बैठते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, 200 से भी ज्यादा मोस्ट टैलेंटेड एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर बैठते हैं यहाँ पे, इस कहां पे, प्रधानमंत्री की ऑफिस में, और ये सारा कार्यभार इन लोगों को सौंप दिया जाता है। अब यार ये अंदाजा लग गया होगा कि प्रधानमंत्री अपने अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनको राय मशविरा देने के लिए वेल टैलेंटेड ऑफिसरों को उनके ऑफिस में तैनात किया गया है, जो कि हमारे और आपके जैसे वो लोग नहीं होते, काफी ज्यादा बुद्धिजीविता उनके अंतर्गत होती है। ठीक है, तभी इस पूरे के पूरे भारत देश की जो भी सारी शासन प्रणाली है यार देखो ना, कब तभी इतना व्यवस्थित रूप से शासन प्रशासन हमारा चल रहा है, अन्यथा यार काफी सारा हमारा सिस्टम या माहौल गर्म हो सकता था। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो जाता है। बाकी फिर जब कभी प्रधानमंत्री जी को क्या होता है कि समय मिलता है तो फिर बाद में वो उस पद को क्या कर देते हैं, किसी अन्य मंत्री को सौंप देते हैं। जब भी कभी उनको समय मिलता है तो उस पद पे वो अन्य मंत्री को बिठा देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना, पीएमओ क्या होता है, पीएमओ ऑफिस में कौन बैठता है और प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट, किचन कैबिनेट, अतिरिक्त प्रभार, और इसके अलावा एक नोट पॉइंट डालिएगा। नोट पॉइंट में ये नोट कीजिएगा कि एक प्रकार से जो भी हमारे पूरे के पूरे मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने से तात्पर्य यही है कि अगर उनसे किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करना होगा तो लोकसभा में उनसे जाकर के सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, या हम लोग देखते होंगे संसद में यार सवाल जवाब ऐसे होता रहता है जब लोकसभा की बैठक वगैरह होती है। और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि अगर पार्टिकुलर रूप से किसी एक मंत्री को बुला करके व्यक्तिगत रूप से सवाल जवाब करना है तो वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, और व्यक्तिगत तौर पे किसी मंत्री से सवाल जवाब तभी होता है जब कोई गोपनीय बात होती है। गोपनीय बात से तात्पर्य यह है कि कॉन्फिडेंशियल मुद्दा इंडिया से रिलेटेड, भारत देश से रिलेटेड किसी भी प्रकार से अगर गोपनीय मुद्दा होता है तो पर्सनली उस मंत्री को बुला करके राष्ट्रपति महोदय पूछते हैं। ठीक है, अब यार अगर सबको जान करके या सबको बता करके उनसे अगर सवाल जवाब किया जाएगा तो इस संदर्भ में अगर मान लीजिए रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनसे हम लोग लोकसभा में या और कहीं पे भी सवाल जवाब करेंगे तो मीडिया के तौर पे या किसी भी प्रकार से बात हमारी लीक हो सकती है,
दूसरा देश इस पर फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो इसी कारणवश कुछ गोपनीय मुद्दे हमारे होते हैं जिनसे उन मंत्रियों को बुला करके व्यक्तिगत तौर पे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी एक प्रकार से ये जो सामूहिक रूप से प्रश्नों का सवाल जवाब होता है, ये लोकसभा में मंत्रियों से होता है। वहां पे सारे मंत्री बैठते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या जो भी हमारे मिनिस्टर हैं वो सब बैठते हैं और उनके विभाग से रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए आपके शिक्षा विभाग का क्या माहौल है आज की स्थिति में, आपके स्वास्थ्य विभाग का क्या माहौल है आज की स्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार से सामूहिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लोकसभा में ही पूछे जाते हैं। फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद। इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की जो क्लास है उसको हम फिर कभी अटेंड करेंगे, या एक ही चीज इसमें हमारी बस्ती है जो कि प्रधानमंत्री बस्ती है। बाकी अन्य मंत्रियों की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली और मंत्रिपरिषद की भी हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से बड़े ही बेहतरीन ढंग से चर्चा की। ठीक है, तो आई होप यार क्लास आपको पसंद आएगी और पसंद आनी भी चाहिए। पसंद अगर आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे, और हाँ इस प्रधानमंत्री वाली क्लास को हम फिर कभी अटेंड कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तब तक के लिए जय।